प्यारे बच्चों, 10th में जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हम लोग एक वीडियो लेकर के आए हैं। और साइंस में आप जानते हैं कि 3 टीचर्स होते हैं, एक फिजिक्स पढ़ाते हैं, एक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, एक बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो हम आपके साथ केमिस्ट्री के जो सवाल हैं उन पर आपसे चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल है कि धोबिया सोडा वाशिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है। ठीक है, सबको पता है कि जो अम्ल भस्म और क्षार वाला जो चैप्टर है उसमें ये सवाल मिलेगा। वहां पर आप लोगों ने देखा है कि भाई कुछ साल्ट के बारे में, कुछ लवण के बारे में आपको पढ़ना है। उसमें धोबिया सोडा या धोवन सोडा या वाशिंग सोडा के नाम से आता है। तो आपने जो पढ़ा है उसमें Na2CO3 विथ 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर है, मतलब सोडियम कार्बोनेट है और उसके साथ 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर जो डेकाहाइड्रेट बोलेंगे, या यहाँ क्रिस्टलाइजेशन का रवाकरण का जल कितना है, वो आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, तो 10 मोलिकुल है इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। ठीक है, तो यह ऑप्शन आपका सही हुआ। और ठीक है, Na2CO3 विथ 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर। अब Na2CO3 कैसे फॉर्मूला बना सो भी आप लोग जानते हैं कि सोडियम का क्या होता है, तो सोडियम पर आपका होता है, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, और CO3 2 माइनस, यहाँ पर ऐसे भी करेंगे तो सोडियम पर Na प्लस होता है। तो 2 गो Na प्लस चाहिए आपको, मतलब 2 प्लस चाहिए, तो क्या हो गया, कम से कम आपका मैंने प्लस 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 2 हो गया, इधर से माइनस 2 होगा, तब तो न्यूट्रलाइज होगा ना। तो मैंने इलेक्ट्रिकली इसका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको ये करना है कि Na कितना लेना है, 2 ऐसे भी कर लें। Na का यहाँ पर देखें, Na 1 हो गया, और CO3 का यहाँ से 2 माइनस के बदले में यहाँ पर 2 ले लें। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर जाएगा Na2 और CO3। ठीक है, इसी तरह NaSCO3 से आप परिचित हैं। NaSCO3 क्या है, तो बेकिंग, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग कहते हैं, बेकिंग सोडा भी है, ये खाने वाला सोडा इसको कहा जाता है। ये फिर Na2CO3 वही कहा, Na2CO3, लेकिन इसमें 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर गड़बड़ नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपका 7 मोलिकुल्स ऑफ वाटर है, वो भी आपके काम का नहीं है। तो आपने पढ़ा है क्या, तूतिया या कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रल, तो वो CuSO4 होता है, CuSO4 विथ 5 मोलिकुल्स ऑफ वाटर। यहाँ रवाकरण का जल कितना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 5 है। ठीक है, इसी तरह FeSO4 विथ 7 मोलिकुल्स ऑफ वाटर, फेरस सल्फेट होता है जो 7 मोलिकुल्स ऑफ वाटर के साथ ही होते हैं। तो ये सब इससे रिलेटेड बातें हैं। आगे बढ़े लोग। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का कि भाई कौन सा संयोजन अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है जो संयोजन, आप सभी जानते हैं संयोजन अभिक्रिया में क्या होती है कि 2 रिएक्टेंट्स मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। वो रिएक्टेंट्स आपके एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, मिल करके क्या बनाएंगे, माने यौगिक भी हो सकता है, तत्व भी हो सकता है, तत्वावस्था में भी या यौगिक अवस्था में भी ये प्रतिक्रिया करके एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल उत्पाद देंगे। तो ऐसा यहाँ पर हो जाए, 2 Cu माने 2 मोलिकुल Cu के हैं, 1 मोलिकुल वाटर का, ऑक्सीजन का है, अब मिल करके Cu2 बना। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर FeSO4, ये कौन सा रिएक्शन है, इससे भी आप परिचित हैं कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने आयरन को डाला तो आयरन सॉल्यूशन में चला गया, कॉपर को रिड्यूस कर दिया। ये डिस्प्लेसमेंट विस्थापन रिएक्शन का उदाहरण है। और यहाँ H2O, ये क्या है, डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक माने H2O को डिकम्पोज किया जाए या तोड़ा जाए तो ये अपने जिससे बना उसी में टूट गया। तो ये आपका किसका उदाहरण हो गया, ये डिकम्पोजिशन का मतलब कि एग्जाम्पल हो गया। और ये आपका ये किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अंग्रेजी नाम देख लीजिएगा लो, दूसरा भी नाम किसी बुक में हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट। और इसका नाम क्या है, ये डिकम्पोजिशन, आपके ये तोड़ना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है। या आपका जो भी वियोजन रिएक्शन, हिंदी में शायद वियोजन इसका नाम आ रहा है, वियोजन प्रतिक्रिया, प्रतिस्थापन, इसके लिए प्रतिस्थापन या विस्थापन जो वर्ड इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं उसी का इस्तेमाल करेंगे, विस्थापन प्रतिक्रिया और ये वियोजन प्रतिक्रिया। और ये क्या हो गया, संयोजन, नाम से ही संयोग। अगले सवाल पर आए लो। अगला सवाल है आपका कि कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया आप लोग जानते हैं क्या होता है,
ऑक्सीजन से रिएक्शन ही तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ श्वसन भी ऑक्सीकरण है, दहन भी ऑक्सीकरण है, भोजन का पचना भी, ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लेकिन अवक्षेपण जो है प्रेसिपिटेट का बनना, जैसे कोई क्लियर सॉल्यूशन है उसमें कोई रिएजेंट डाला जाए, जैसे दूध है उसमें थोड़ा नींबू का रस डालिए तो क्या होता है, फट जाता है, तो ये अवक्षेप बन गया। चाहे ऐसा करें BaCl2 है उसमें Na2SO4 और BaCl2, ये रिएक्शन आपने देखा है कि BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड है, और इसमें क्या Na2SO4 आपने डाला तो क्या बना, Na2SO4। Na2SO4 सोडियम सल्फेट जब आपने मिलाया तो क्या बनेगा, BaSO4 बना, BaSO4। तो यही आपका ये अवक्षेप प्रेसिपिटेट बन रहा है और प्लस NaCl। तो ये अवक्षेप का उदाहरण, अवक्षेपण रिएक्शन का, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। आगे बढ़े लोग, अगला सवाल देखें। सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कौन सी अभिक्रिया है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब है ऊष्मा उसमें से उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा उसमें से निकल रही है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का यही उदाहरण है। इसको ठीक है, ऊष्माक्षेपी उदाहरण, जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, उसमें लिक्विड ये एसिड को डाइल्यूट करना रहता है, तो कैसे डाइल्यूट करते हैं, आप लेते हैं एसिड, और ऐसे एसिड में पानी तो डालेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, वाटर लेंगे, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप करके एसिड डाल करके डाइल्यूट करेंगे। क्योंकि वाटर में जब आप एसिड में वाटर है तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और ब्लास्ट प्लस सब भी उस पर कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे का ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का ही उदाहरण है। चाहे CaO है, उसको उसकी प्रतिक्रिया H2 क्विक लाइम की प्रतिक्रिया वाटर से कराएं तो CaOH2 वहां भी आपका हीट निकल रहा है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का ही उदाहरण है। आगे बढ़े लो, अगला कह रहा है कि वसा युक्त खाद्य पदार्थों को बासी होने से बचाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है, मतलब प्रति उपचायक। माने उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस से आपने देखा है कि भाई चिप्स के पैकेट में N2 गैस भरा रहता है, ये सब उसको बासी होने से या क्या करना है, उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। भोजपुरी में हम लोग इसी को मेहराना कहते हैं, मेहरा गया है। तो इस तरह से क्या होता है, प्रति उपचायक एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बिस्कुट भुजिया रखेंगे तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद हवा के संपर्क में आने पर वो कुरकुरा नहीं रह करके उसमें ऑक्सीजन का हिस्सा या नमी का अंश आ जाता है, तो फिर वो खाने लायक नहीं रहता। अगला है आपका विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। सब कोई जानता है विरंजक चूर्ण क्या होता है, Ca होता है, कैल्शियम उसमें होता है, O और Ca एक क्लोरीन उसमें रहता है, क्लोरीन रहता है, क्या होता है इसमें, ये आपका Ca कैल्शियम रहता है, O एक तो इसके साथ क्या रहता है, एक तो इसके साथ रहेगा क्लोरीन और एक रहेगा ये कैल्शियम और उसके बाद से क्लोरीन और फिर OCl। तो CaOCl2 यही इसका फॉर्मूला होता है विरंजक चूर्ण का, जिसका काम क्या है, विरंजन का काम करता है, मैंने रंग को उड़ा दी, कपड़ा उपड़ा से आपका वो इस्तेमाल करते हैं लोग, जैसे एक रंग कपड़ा पर चढ़ा है उस रंग को हटाना है तो विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करेंगे लोग। दूसरा उसको और भी यूज हो सकता है, जैसे आप कहेंगे कि इसमें मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर से टंकी का जो पानी है उसमें भी डाल करके उसकी सफाई की जाती है। आगे बढ़े लोग, हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, तो सबको जानता है एसिडिटी किस चलते होती है, तो पेट में जो है HCl अम्ल बनता है और इसी के चलते आपका क्या होता है, अम्लीयता का गुण आता है। ये क्या है, H2SO4, इसी को गंधकाम्ल, गंधक अम्ल, गंधकाम्ल, गंधक और जोड़ अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड इसको कहते हैं, गंधक जोड़ अम्ल। और सब संधि का नियम पढ़े हैं, किसमें, हिंदी में पढ़ते हैं लोग, संस्कृत में भी पढ़ते हैं लोग। तो गंधक का अ और अम्ल का और मिलकर गंधकाम्ल, क्या वर्ड बना, गंधकाम्ल। कौन सा शब्द बना, गंधकाम्ल, गंधकाम्ल।
ठीक है जी। तो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो गया। केवल संस्कृत वाला ही, हिंदी वाला ही वर्ड नहीं आपको देखना चाहिए, विज्ञान में भी जो वर्ड आते हैं उसका भी संधि विच्छेद कहीं आ रहा है तो उसको भी आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक विषय दूसरे विषय से क्या है, रिलेटेड है, संबंधित है। और आधी पढ़ाई तो भाषा की ही होती है। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है। और CH3COH आप जानते हैं क्या नाम है इसका, इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है, इथेनोइक एसिड कहा जाता है। इसी को विनेगर में यही एसिड मिलता है। आगे बढ़े लो। अगला क्या है कि NaHSO4। देखिए NaHSO4 जो है एसिडिफायर का काम करता है, माने अम्लीय लवण है। लवण तो होता है आपका हार्ड, क्या है कि दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हो तो क्या बनेगा, एसिड, ये अम्ल लवण जो बनेगा, साल्ट जो बनेगा वो क्या है, उदासीन होगा, न उसमें बेस का गुण होगा और न ही एसिड का गुण होगा, ठीक है, न क्षार का गुण होगा न अम्ल का गुण होगा। लेकिन यदि क्षार आपका कमजोर है और अम्ल आपका प्रबल है तो उसके बीच रिएक्शन कराया गया तो क्या बनेगा, अम्लीय प्रकृति शो करेगा। तो इसकी प्रकृति अम्लीय किसकी हो जाएगी, NaHCl। उदासीन में किसका उदाहरण आप ले सकते हैं, NaCl का ले सकते हैं। क्षारीय में किसका ले सकते हैं, तो NaHCO3 का ले सकते हैं एग्जाम्पल। आगे बढ़े लो। अगला सवाल हम लोग के पास कि धातुएं जो है आवर्त सारणी में कहाँ पाई है। तो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी हम लोगों ने पढ़ी है। तो उसमें क्या है भाई, आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने प्रतिपादित की, जो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर सजाया गया तत्वों को। तो ये बाईं ओर देखेंगे कि धातुएं जो है कहाँ पाई जाती हैं, तो बाईं ओर पाई जाती है, ठीक है। लेफ्ट पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में आपको धातु मतलब कि मेटल्स मिलेंगे, धातु मिलेंगे। धातु की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके, खो करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, ठीक है। जबकि अधातुएं क्या करती है, जैसे सोडियम एक आपके पास मेटल है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है, सबको पता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 10 होता है। यदि क्या होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन नंबर 11 होता है, ठीक है जी, हमें से ही 10 बोले, 11 होता है। और 11 में से क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, खो दिया, तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, 10 हो गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, खोया, तो अब क्या हो गया, ये आर्गन का 10 मैंने नोबल गैस का स्ट्रक्चर इसने प्राप्त कर लिया, Na+ बन गया। तो इसकी खासियत क्या होती है, मेटल्स की खासियत होती है इलेक्ट्रॉन खो करके अपना अष्टक पूरा करना। जबकि नॉन मेटल क्या करते हैं, नॉन मेटल ये इलेक्ट्रॉन जो लूज किया इसी को ग्रहण करेगा और जो आपका बना Cl-। तो और नॉन मेटल्स की अधातु की खासियत होती है कि ये क्या करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण करके और अपना अष्टक पूरा करते हैं, ऑक्टेट पूरा करते हैं। आगे बढ़े, लेंथेनाइड, ये तो आपका बात एक दाईं ओर में, दाईं ओर पीरियोडिक टेबल के दाईं ओर में क्या रहता है, तो नॉन मेटल्स होता है। लेंथेनाइड एक्सिडाइज क्या होता है, मेन जो पूरा टेबल मतलब पीरियोडिक टेबल बना उसके नीचे 14 के समूह में 2 लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दिखाई देते हैं। आगे बढ़े, आगे है आपका स्कूल की घंटी जो है किस धातु की बनी होती है, तो हम लोग जानते हैं वैसा कर्णप्रिय धातु जो सोनोरस जिसको कहते हैं, सोनोरस है, ठीक है। तो सोनोरस होता है, मेटल की खासियत होती है कि वो सोनोरस माने कर्णप्रिय ध्वनि उत्पन्न होती है, प्लस आपका चालक होता है, मतलब कि विद्युत का सुचालक होता है, मेटल गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर क्या तन्य होता है, एक अतः इसके लंबे तार खींचे जा सकते हैं उससे, प्लस इसका बहुत मैलेबल एंड डक्टाइल, 2 वर्ड आता है, तन्यता और आघात वर्ध्यता, माने हथौड़े से पीट कर क्या होती है, पतला पतला सीट चादर हम लोग इसका तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मिठाई पर कभी देखेंगे कि चांदी का बर्क जो है वो पतला एकदम क्या होता है, वो बर्फी उर्फी पर आपने देखा होगा कि वो चांदी का वाइट कलर का एक हल्की सी परत होती है जो आपका मिठाई में इस्तेमाल की, जो ऊपर से, तो वो इस किस के चलते, आघात वर्ध्यता धातु की प्रॉपर्टी है, आघात वर्ध्य है। आघात देने पर, में चोट देने पर उसमें क्या सरफेस एरिया बढ़ता है, तो यही आघात वर्ध्यता कहलाती है। और मैलेबल एंड डक्टाइल, और क्या है, उससे पतले तार खींचे जा सकते हैं, जैसे आपका 1 ग्राम या 2 ग्राम, ऐसे 1 ग्राम क्या आपका है, सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। आगे बढ़िए,
अगला है आपका कि लोहे की परमाणु संख्या, पहले तो लोहे का संकेत आपको पता होना चाहिए, क्या होता है Fe होता है, और कितना होता है इसका, इसमें इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। ये आप जो 10वीं तक जो हम लोग को पढ़ना है वो 20 मतलब परमाणु क्रमांक 20 तक का ही पढ़ना है। ये ट्रांजिशन मेटल्स का मतलब संक्रमण धातु का एक उदाहरण है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहता है। 23, 24, 25, 26 ये सब आपका 26 तो आयरन का हो गया, 25 किसका हो गया, 24 किसका हो गया, तो इस टिटानियम वेनेडियम का हो गया, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 23 होता है। 24 किसका होता है तो क्रोमियम का होता है, क्रोमियम स्पेलिंग आप लोग देख लेंगे। और 25 किसका होता है तो मैग्नीज का होता है, मैंगनीज। ये संकेत भी सबका, वेनेडियम का V होता है, क्रोमियम का Cr होता है, और इसका मैग्नीज का Mn होता है। तो हम लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, जो आप वीडियो सॉल्यूशन पर जो बनाए हैं लोग बने जिस पर काम चल रहा है, तो इसमें इससे रिलेटेड बातें भी सवाल से संबंधित, न केवल ये सवाल है बल्कि सवाल से और भी जो भी बातें जुड़ी हुई हैं उस पर भी हम लोग बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे, और आपकी समझ जो क्या है बेहतर हो जाए, और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है परीक्षा में ला सके, और 100% अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं, यही प्राप्त करें, यही हम लोग की ख्वाहिश है, उम्मीद है, और जिस पर हम लोग पूरे दिल से, पूरे तन मन धन से हम लोग लगे हुए हैं। अगला जो है आपका टाइटेनियम, जिरकोनियम, मैग्नीज, और क्या है क्रोमियम, मैग्नीज, जिरकोनियम। तो टाइटेनियम का संकेत क्या है, कौन सा मेटल सब पता है आपको, ये सब फिर डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, ट्रांजिशन मेटल्स हो गए, ठीक है, जो आपको आगे की पढ़ाई, लेकिन इनका नाम दिया जा रहा है। ये सामरिक धातु, समर वर्ड आप जानते हैं, समर का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई, तो उसमें इस्तेमाल होने वाली ये धातु है सामरिक धातु, ठीक है। प्राचीनतम धातु में तो है ही नहीं, प्राचीनतम में क्या था आपका, जो कांस्य युग सभ्यता आपने देखी थी उसमें क्या होता था कॉपर था और टिन था, ठीक है, उन्हीं से मिलकर के कांसा बना था। सिंधु घाटी सभ्यता में आपने पढ़ा है उसको। महत्वपूर्ण धातु अलग चीज है, जो कौन आपका महत्वपूर्ण, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये सब आपका महत्वपूर्ण धातु का एग्जाम्पल। तो अलग अलग ऑप्शंस के अलग अलग काम। अब क्या है, शुद्ध धातु, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, सभी जानते हैं कि भाई 24 कैरेट का होता है, लेकिन यदि गहना बनाना है तो उसमें कुछ ना कुछ आपको इम्प्योरिटी डालनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ खोट उसमें मिलाना पड़ेगा कॉपर के या दूसरे मेटल्स का, तब जाके आपका आभूषण तैयार होगा और नमिट्स तैयार होगा, गहना तैयार होगा। और शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो ऑर्गेनिक हम लोग 10वीं में जो पढ़ रहे हैं, तो अकार्बनिक रसायन भी पढ़ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, मतलब कि भौतिक रसायन भी, और ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक रसायन भी पढ़ रहे हैं। उसमें आपने देखा होगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है, मतलब चौथा या पांचवा, मुझे लग रहा है कि पांचवा नंबर चैप्टर कार्बन और इसके यौगिक करके जो आ रहा है, उसी का ये सवाल पूछा गया। तो उसमें सबसे पहले आपको बताया जा रहा है हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन नाम से ही क्लियर है, हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो। तो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो कंपाउंड बन रहा है, उसी का नाम, यौगिक का नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और ये 3 टाइप्स के हैं, कौन कौन से, एक तो खुली, मोटे तौर पर 2 टाइप्स हो गए, एक तो खुली श्रृंखला और एक बंद श्रृंखला। तो हम लोग जो 10th में खुली श्रृंखला का यदि एग्जाम्पल देखें, और बंद श्रृंखला 2 है, ठीक है, बंद श्रृंखला, खुली श्रृंखला और बंद, माने ओपन चेन और क्लोज चेन। खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला, 2 टाइप्स हो गए, मोटे तौर पर ये 2 टाइप्स हो गए, हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप्स हो गए, ठीक है। अब इसमें खुली श्रृंखला में कौन कौन हो गए, तो खुली श्रृंखला के 3 टाइप्स हो गए जो आपको 10th में करना है। एक तो अल्केन हो गया, अल्केन, ठीक है, दूसरा है अल्कीन, और तीसरा क्या है, अल्काइन है, अल्काइन, ठीक है। तो अल्केन की पहचान है कि कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, माने एकल आबंध होना चाहिए कार्बन के बीच में। बाकी वैलेंसी जो है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है, तो बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगी। और क्या हो गया आपका, कार्बन मस्ट है कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, या कार्बन जो है ना
कार्बन की चारों वैलेंसीज जो है हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो या और कोई माने नॉन मेटल से सेटिस्फाइड हो, जैसे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, तो ये पता। लेकिन अल्केन क्या है आपका? अल्केन कहा जाए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कार्बन भी हो सकता है, लेकिन उसकी वैलेंसी तब हाइड्रोजन से या क्लोरीन से, जैसे CCl4 कहा जाए, CHCl3, तो ये भी यहाँ सिंगल कार्बन ही है। तो सिंगल कार्बन का भी अल्केन संभव है, जो आपका CH4 हो गया। पहला मेंबर तो सिंगल कार्बन का ही है, ठीक है। दूसरा आपका अल्कीन का मस्ट है क्या होने? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना मस्ट है, आवश्यक है। तो बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लीजिए। कार्बन की 6 वैलेंसीज होती है, ये नहीं होता है जी। तो कार्बन कार्बन के बीच में सभी आप जान रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। दो इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का ने दिया, तो क्या है? शेयरिंग हो गया इलेक्ट्रॉन की, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन, तो क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 2 मिलके कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अल्काइन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, तो ये क्या हो गया आपका? CH। इसका अब नाम सुन लीजिए, इसका नाम होता है अल्केन। सिंगल बॉन्ड जो बना, तो अल्केन यहाँ देखें हम लोग, CnH2n, माने जितना कार्बन उसके दोगुने से दो ज्यादा हाइड्रोजन, तो उसको बोला जाएगा अल्केन। अल्केन, ठीक है जी। और फिर क्या है आपका? जितना कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, तो क्या होगा? उसको बोला जाएगा अल्कीन। और तीसरा क्या आपका? CnH2n-2, जितना कार्बन उसके डबल से 2 कम, तो इसका तो ये हो गया अल्काइन। पहचान समझ लिया हम लोग कि ये आपका सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन बीच में, ये आपका डबल बॉन्ड, और ये अल्काइन हो गया। मतलब कि अल्काइन मतलब कि ट्रिपल। इसका पहला मेंबर क्या हो गया? इसका पहला मेंबर हो गया एसिटिलीन या इथाइन हो गया। इथाइन, THYNE, इसको बोलेंगे इथीन। IUPAC नेम इथीन हो गया। इसका IUPAC नेम क्या हो गया? तो ये तो इथेन है, 2 कार्बन एटम्स का हम दिखाया। और क्या है ये अपने काम का नहीं है। तो अल्केन किसका सामान्य सूत्र है? अल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। अच्छा, बंध श्रृंखला भी हम बात किए, तो बंध श्रृंखला में उदाहरण हो गया आपका किसका? तो बेंजीन का नाम आप लोगों ने सुना है, C6H6। कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है? तो देख लीजिए, ये 6 कितने होंगे? 6 कार्बन होंगे। ये कॉर्नर्स पर क्या है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और सबके साथ एक एक जो है हाइड्रोजन लगा। C6H6 हो गया। अल्टरनेट करके यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। एक और बंध श्रृंखला में आप देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो वहां क्या होता है? कार्बन कार्बन ये रहेगा आपका 6 कार्बन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, और सब पर यहाँ पर 2 2। यहाँ कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, क्योंकि वैलेंसी आपकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड। तो ये क्या हो रहा है आपका? बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेंजीन का जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका C6H6। C6H6 क्या नाम है इसका? बेंजीन। पूछा जाता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, अणुसूत्र क्या है। और ये साइक्लोहेक्सेन है। क्या है ये? साइक्लोहेक्सेन। ये चीज है आपका साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन मतलब कि 6 उसमें कार्बन हो गया, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, आगे बढ़े लो, अगले सवाल की तरफ प्रोसीड करें। तो अगला सवाल जो है आपका क्या है भाई, कि धातुओं को जोड़ने में किसका वेल्डिंग में किसका इस्तेमाल? एसिटिलीन वेल्डिंग, एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। और एसिटिलीन को का ही क्या नाम है? एसिटिलीन का ही माने बाजार कॉमन नेम क्या है? एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन को ही माने इथाइन को ही मार्केट में एसिटिलीन बोलेंगे। और इथाइन क्या है? IUPAC नेम है। फॉर्मूला क्या आपका? C2H2। कैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? तो C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, इधर H, यहां पर H। ठीक है जी। इथेन तो सबको परिचित है। इथेन जो है अल्केन फैमिली का दूसरा मेंबर है। C2H6 हो गया, C2H। जितना कार्बन उसके दोगुने से ज्यादा हाइड्रोजन, तो ये इथेन क्या नाम हो गया? इथेन का ये फॉर्मूला हो गया। फिर कैसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी हम चर्चा तुरंत ही किए थे लोग। और मीथेन CH4 सब कोई जान रहा है, मीथेन CH4 सब कोई जान रहा है। और इथिलीन, इथिलीन इथीन है। इथिलीन क्या है? कॉमन नेम इसका इथिलीन है। और IUPAC नेम इथीन हो जाएगा। C2H4 मतलब कि जितना कार्बन उससे दोगुना हाइड्रोजन, तो C डबल बॉन्ड C हो गया, यहां पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो कार्बन की चारों वैलेंसी क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई। इसका नाम हो गया इथीन। इथीन, IUPAC नेम इथीन।
अगले सवाल की तरफ बढ़े लो, मूव करे लो। अगला सवाल है आपका कि उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो हम लोग साबुन, इसी को क्या कहते हैं? इसी को साबुन हम लोग बोलते हैं कि उच्च वसा, इसमें 17 H35 COH इस तरह का 17 दूना 34 से 35, मतलब कैसे ऐसे आप जानते हैं कि भाई क्या होता है, एसिटिक एसिड है तो इसके मतलब कि एसिड है, मोनोकार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला CnH2n और क्या होता है, O2 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जितने C17 हम कर रहे हैं तो 17 दूना 34 हो गया, C34 हो गया और यहाँ पर क्या O2। ठीक है, मतलब C17 H34 COH इस तरह से करके यहां पर जाएगा। ठीक है, C17 H33 COH ये फॉर्मूला CONA होगा। ठीक है, आगे बढ़े लो कि सोडियम साल्ट है तो Na से रिएक्शन होगा तब जाके। अब सिरका, अभी बात हम लोग की कि सिरका विनेगर जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH। और ऐसे इसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड। क्या है, इसी का IUPAC नाम इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक एसिड या अम्ल, एसिड, इथेनोइक एसिड हो गया। आगे बढ़े लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सब कोई फॉर्मूला जानता है, बताने की जरूरत नहीं। फॉर्मिक एसिड जो है रेड एंट में पाया जाता है, लाल चींटी में, HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है। IUPAC नेम मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, आगे बढ़े लो। और सल्फ्यूरिक एसिड सब कुछ जान रहे हैं क्या होता है, H2SO4 जिसको गंधकाम्ल भी कह रहे लो। आगे अगले सवाल की तरफ प्रोसीड करे लो। अगला सवाल है आपका CH3O2H5 का IUPAC नंबर। तो हम लोग जान रहे हैं ईथर फैमिली का मेंबर है ये। ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, दो कार्बन से दोनों वैलेंसी अलग अलग, बीच में ऑक्सीजन है और इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। तो इसका नाम होता है मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी KOXY, एल्कोक्सी अल्केन, अल्केन। तो जो लॉन्ग चेन हो इसको इधर लिखेंगे तो इथेन हो गया इधर, और मिथॉक्सी इतना चीज माने CH3O और C2H5। तो CH3O को क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी हो गया। इधर हो गया इथेन, ये हो गया इथेन या एथेन, जो भी एथेन इथेन चल रहा है। प्रोपेनोन समझ रहे, प्रोपेनोन क्या है, तो कीटोन फैमिली का पहला मेंबर है CH3, ये CO हो गया, इधर से CH3 हो गया, ये हो गया मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन फिर ईथर फैमिली का मेंबर हो गया, तो CH3O और CH3, ये हो गया आपका, इस सबके बीच में बॉन्ड रहेगा। और इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, इसी का नाम इथाइल मिथाइल ईथर भी कॉमन नेम कर सकते हैं। इथाइल भी ग्रुप है, मिथाइल भी ग्रुप है, तो इसी का नाम हो सकता है, इसी का स्ट्रक्चर यहां दिया गया, इथाइल मिथाइल ईथर। अगले सवाल की तरफ आए लो कि मेंडलीफ के वर्गीकरण का आधार क्या था। तो मेंडलीफ ने तत्वों को, जो उस समय ज्ञात तत्व थे, उनको इसने सजाया परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, जबकि मोस्ले ने सजाया आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु के बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि उनका परमाणु क्रमांक के आधार पर ही। तो पूछा जाएगा कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी किसका फलन है, तो परमाणु क्रमांक का। और मेंडलीफ का आवर्त सारणी किसका फलन है, परमाणु द्रव्यमान का फलन, ठीक है, फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से मोस्ले की आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, ये किसका फंक्शन है, तो इसको बोलेंगे किसका फलन है, तो परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का क्रमांक, परमाणु क्रमांक मतलब जेड का फलन है, फंक्शन है। आगे बढ़े लो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अपना कि आवर्त सारणी में प्रथम समूह के सदस्य, आवर्त सारणी में बाईं तरफ जो है जिसकी वैलेंसी 1 है, जिसके आउटरमोस्ट सेल में क्या होता है आपका NS1 दिखाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्षारीय धातु अल्कली मेटल्स, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे अल्कली मेटल्स, कली मेटल्स। आप सभी परिचित हैं अल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं, तो लिथियम है पहला, इसमें लिथियम है, तब क्या है जी, लिथियम के बाद सोडियम है,
पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब आपका फर्स्ट ए का मतलब क्षारीय धातु का एग्जाम। अक्रिय गैस आप सब लोग परिचित हैं। अक्रिय गैस के कौन कौन से मेंबर है? तो आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये अक्रिय गैस हो गया। अम्लीय धातु तो मिश्र धातु समझ रहे हैं, मिश्र धातु मतलब एल्डोय बना इनका, एल्डोयज हो गया, जैसे ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, ब्रास मतलब पीतल, कांसा, ये सब क्या हो गए? ये एल्डोय हो गए, पीतल और ब्रोंज जिसका मेडल दिया जाता है, ब्रोंज का ही मेडल बना होता है। एसिडिक मेटल्स में एसिडिक मेटल्स तो होते नहीं है, नॉन मेटल्स वाले ही एसिडिक मेटल्स होते हैं। एसिडिक आगे बढ़े लो, अल्कली मेटल्स, एसिडिक मेटल। अगले सवाल की तरफ आए लो। अगला सवाल है कि ओजोन में सबको पता है, लिखा भी गया है, ओजोन का फॉर्मूला भी लिख दिया गया है, इसलिए आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। दिखाई दे रहा है कि भाई 3 परमाणु है, तो इसमें 3, और ओजोन में कितने परमाणु है? 3 है। और ओजोन लेयर जो है आप हमारे ये क्या होता है? सुरक्षा करता है, अल्ट्रावायलेट किरण जो सूर्य से आती है उससे हमारी रक्षा करता है। और कहीं ओजोन लेयर में होल हो गया, डिप्लीशन इन ओजोन लेयर, तो उससे स्किन बर्न, ये सब आपका उसके घातक परिणाम सामने आते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का ही एक इफेक्ट में आएगा, के कारण होता है। आगे बढ़े लो। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य सबको पता है। अंतिम सदस्य क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। शुरुआत होती है क्षार धातु से और आखिरी होता है, अंत होता है आपका अक्रिय गैस से। हैलोजन के बारे में सबको परिचित है, कौन कौन सा होता है? फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आखिरी में एक एस्टेटीन भी होता है, एटी, जो कि आपका रेडियो एक्टिव हो गया। फिर उपधातु में क्या होता है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब का नाम आप सुने होंगे उपधातु में। और धातु फिर सोडियम, ये सब नाम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब आपका मैग्नीशियम, ये सब धातु के अंतर्गत आ गए, जो इलेक्ट्रॉन खो करके अपनी बैलेंसी पूरी कर रहे हैं। अगले पर आ जाए। अगला करें फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? तो सबको पता है हैलोजन फैमिली का पहला मेंबर क्या होता है? फ्लोरीन होता है, और इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। आप कैसे दिखाएंगे? फ्लोरीन का संकेत क्या होता है? F होता है, और इसको F होता है। और कितना परमाणु क्रमांक? Z इसका कितना है? तो 9 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 2-7, इनके आउटर मोस्ट सेल, की सेल में 2, L सेल में 7, और sp-df से चाहे तो क्या हो गया? 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p5, आखिरी में कितना? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस फैमिली इसके और कौन कौन से? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इसी फैमिली के। इसको जनरल X से दिखाते हैं। X यदि लिखा हो तो इसका मतलब है CX4, इसका मतलब है X क्या हो सकता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, सब कुछ हो सकता है। 13 किसका होता है? तो 13 होता है एल्यूमिनियम का। 19 किसका होता है? 19 परमाणु क्रमांक किसका होता है? सबको पता है किसका होता है? 19 होता है आपका पोटेशियम का, जिसको के से दिखाते हैं। 29 किसका होता है? तो 29 होता है कॉपर का। आगे बढ़े, तांबा जिसको हम लोग कहते हैं। अगला है वन संपदा का उदाहरण क्या है? तो लकड़ी है, सब कोई जान रहा है। क्या है? वुड है। वन से हमको क्या मिलता है? लकड़ी मिलती है। फॉरेस्ट रिसोर्स क्या है? तो वुड है। अगला सवाल हम लोग के लिए है, कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग। अभी बात कर लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है CO2 गैस, जिससे आप देखते हैं कि समुद्र में के आसपास जो द्वीप हैं, वो जो ग्लेशियर पिघलेंगे तो वो उन द्वीपों के अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा, ये द्वीप पानी में डूब जाएंगे। ठीक है, तो ये CO2 के कारण, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या हो जाएगा? ये मीथेन है, जो अल्केन फैमिली का पहला मेंबर है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जो इनकम्प्लीट कंबशन से मोनोऑक्साइड, माने इनकम्प्लीट कंबशन माने पूर्ण रूप से दहन नहीं हुआ किसी पदार्थ का, तो क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे आपका ये गैस निकलती कहाँ से है? तो ऑटोमोबाइल्स चलने से ये गैस काफी घातक ये गैस है, जो रक्त के हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके और आपका रक्त के प्रवाह तक को बंद कर देती है। SO2 क्या आता है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगले सवाल पर आए लोग। अगला सवाल है अपना कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चिपको आंदोलन जो सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था, उत्तराखंड के जो थे, अब तो उत्तराखंड हो गया, पहले आपका उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। तो वृक्षों को कटने से रोकना, इसे चिपको आंदोलन। पेड़ से भी लोग चिपक जाते थे कि नहीं पहले हमको काटो, उसके बाद से पेड़ को काटो, इसलिए वो आंदोलन चिपको आंदोलन। अगला है आपका कोयला और पेट्रोलियम क्या है? तो सब कोई जान रहा है।
क्या है भाई, फॉसिल फ्यूल्स है, मतलब कि जीवाश्म ईंधन है। पेड़ के, धरती के अंदर जो पेड़ पौधे दबते गए और प्रेशर से उनके थी से क्या हुआ, एक दिन ये प्रेशर और ताप से, मतलब दाब और ताप से दबते दबते कोयला का रूप ले लिए, और जलीय जीव अवशेष जो समुद्र में उनके क्या हो गया, तो आपका पेट्रोलियम ये सब का रूप लिए आगे बढ़े लोग, लाखों करोड़ों साल के बाद ऐसा हुआ। अगला है आपका ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, तो ये पवन ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक स्रोत है। पारंपरिक कोयला है, कोयला से आप विद्युत बना सकते हैं, विद्युत ऊर्जा समझ ही रहे हैं, पेट्रोलियम ये इसका पारंपरिक स्रोत है। और बस इन्हीं सवालों के साथ क्या हुआ आपका केमिस्ट्री के, मतलब रसायन शास्त्र के सवालों पर हम लोगों ने चर्चा की। आप लोग इसका पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, वो मिलेगा। और अधिक से अधिक जो आपके सहपाठी हैं उन तक इस वीडियो का को आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जितने से ज़्यादा सब्सक्राइबर बनेंगे या लाइक मिलेंगे तो हम लोग और उतने दुगुने चौगुने उत्साह से आपके समक्ष फिर आएंगे। अगली वीडियो जो है किसकी लेकर के आएंगे, तो मॉडल पेपर्स जो बिहार बोर्ड ने निकाला है उस पर हम लोग फिर काम करने के लिए आपके साथ फिर आएंगे। तो धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का, सभी विद्यार्थियों का।